अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेज में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आज हमारा टॉपिक है कालाबाग डैम। कालाबाग डैम आपको पता है कि मतनाज़ा डैम है पाकिस्तान में, जो बना नहीं अभी तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं बना। लेकिन अगर बन जाता तो इसके क्या बेनिफिट्स हमें मिलते और इसके बने ये मतनाज़ा कैसे हो गया, यानी इसको क्यों प्रॉब्लम आ गई, तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन है, वो देख आप वही आज चीज़ हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि ये कालाबाग डैम का जो साइट है, प्रपोज्ड साइट, वो किधर है। कालाबाग जैसे नाम से ही जाहिर है, ये कालाबाग का मकाम है, तहसील ईसा खेल है और डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में आता है। इसका जो एरिया है ना, जहाँ यानी एग्जैक्टली इसकी जो साइट थी या डैम साइट थी, वो पीर बिहाई एक जगह का नाम है, वहाँ इसका पूरा था। अगर हम इसको तरबेला से कंपेयर करें या इसको मैयर करें तो ये 190 किलोमीटर तरबेला से डाउन में है, डाउन की तरफ यानी नीचे। और इसके आगे फर्दर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ को डैम बनाया जा सके। ये आखिरी डैम ही होता अगर ये बन जाता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी दरिया हैं वो अल्टीमेटली आगे इंडस रिवर में ही ख़त्म हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। तो इसके बाद आगे जाके ये पानी पूरा समंदर में ही जाता है फसलों के लिए या बराजेस वगैरह में जितना यूज़ हो गया, बाकी ये सीधा निकल के आगे निकल जाता है। जैसे ये तरबेला डैम, मंगला डैम, सॉरी, ये कालाबाग डैम बनना था तो इसके साथ ही जिना बराज है और चश्मा बराज है। ये दो बराज हैं जो यहाँ से पानी को डाइवर्ट करते हैं राइट लेफ्ट पे ना। तो बराज बेसिकली एक ऐसी कंस्ट्रक्शन को कहते हैं इंजीनियरिंग टर्म में कि जो पानी को कलेक्ट करता है और उसका रुख दरियाओं, दूसरे छोटे दरियाओं की तरफ या छोटी नहरों की तरफ मोड़ देता है। यानी आप वक्त ज़रूरत अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो बराज में इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। मेन मकसद इसका पानी को डाइवर्ट करना ही होता है। जितने बराज हैं उनका यही काम होता है। और ये इसका जो साल्ट रेंज आपने सुना होगा, जो ख्योड़ा से शुरू होती है और यहाँ तक आती है, ये कालाबाग से भी थोड़ा सा आगे तक जाती है, ये इसी रेंज में ये पूरा वाक़या है। अगर इसकी साइट को हम थोड़ा सा विजिट करें ना, यानी इसको स्टडी करें, तो ये अंग्रेज़ के दौर में 1873 में उन्होंने फाइंड किया था कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ एक नेचुरल साइट मौजूद है कि वहाँ डैम बन सकता है, यानी इजीली बन सकता है। और इसमें कास्ट थोड़ी कम आएगी, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं इसको टेकअप किया। और उसके बाद जनरल अयूब ने 1960 में 3 जगह का इंतखाब किया था, एक कालाबाग डैम के लिए, एक तरबेला और मंगला के लिए। जो वर्ल्ड बैंक है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने मंगला डैम के लिए और तरबेला डैम के लिए फाइनेंसिंग की और वो बन भी गए। लेकिन ये उन्होंने कहा चलो बाद में देखें, क्योंकि उस वक्त मेन ऑब्जेक्टिव इरिगेशन ही था जो वहाँ से दोनों डैमों से पूरा हो रहा था और इलेक्ट्रिसिटी भी वाफर मकदार में पूरी हो रही थी। तो इसका उन्होंने कहा चलो लेटर ऑन देखेंगे। लेटर ऑन फिर जनरल ज़िया ने इसको थोड़ा टेकअप किया और ये वहाँ से बेसिकली ये मतनाज़ा हो गया। उस दौर से ये 84 से मतनाज़ा हो गया। अगर हम इसका थोड़ा सा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो प्रपोज था वो मैं आपको बताऊं कि ये डैम 350 फीट गहरा था, 350 फुट गहरा था और हाइट इसकी 925 थी और 5-6 साल में इसने बन जाना था। 5000 मेगावाट बिजली बननी थी। लेकिन आपको पता है कि ये मतनाज़ा हो गया और उसकी जो वजूहात थी वो मैं आपको अभी आप डिस्कस कर दूंगा ये क्यों मतनाज़ा हो गया था। तो फिर इसका ना रीडिज़ाइन इसको किया उन्होंने वापडा वालों ने। तो जो 350 थी वो 251 कर दी और जो 925 था वो 915 कर दिया, यानी सी लेवल से। ये पहले 915 फुट होना था इसने हाइट इसकी और बाद में उन्होंने 915 कर दी। और कंप्लीट तो ज़ाहिर है उतना टाइम तो उतना ही लगना था। जो बिजली की प्रोडक्शन था वो भी डिस्टर्ब होनी थी। तो 5000 की बजाय इसको 3600 मेगावाट बिजली पैदा करनी थी इसने, जो ऑलमोस्ट को 2 रुपये पर यूनिट पे पड़नी थी आप हमें ना। तो ये देख लें कि कितना सस्ती बिजली थी। अगर ये बन जाता तो हमारा क्या फ़ायदा होता। इसमें जो पानी था, अगर ये फुल कैपेसिटी में बनता तो 8.2 मिलियन एकड़ फीट पानी जमा होता। लेकिन बाद में जो रीडिज़ाइन इसको किया उसके इसकी जो कैपेसिटी थी वो 6.10 मिलियन एकड़ फीट रह गई। तो बहरहाल हम तो वो भी नहीं कर सके। और इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा था ना, बिजली तो ठीक है मिलनी थी, सबसे बड़ा फ़ायदा था कि यहाँ से लेके इस डैम की साइड से लेके डाउनवर्ड की तरफ
कोई 50 लाख एकड़ ज़मीन इससे एडिशनली यानी ज़ेर काश्त आनी थी। उसमें पंजाब का 6 लाख एकड़ था, बलूचिस्तान का 10 लाख एकड़ था और KPK का 14 लाख एकड़ था, जबकि सिंध का जिसका सबसे बड़ा इस पे क्लेम है कि ये नहीं बनना चाहिए, उसका 20 लाख एकड़ जो रकबा है वो ज़ेर काश्त आना था, यानी जो अभी नहीं आया है। इसकी जो कास्ट थी वो 7-8 बिलियन डॉलर आनी थी एट दैट टाइम, यानी उस वक्त। अभी तो जाहिर है ये इसका जब करेंगे तो फिर रीविजिट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये रिजर्वेशन क्या आ गई। इसमें रिजर्वेशन 2 ही सूबों की ज्यादा थी, तीसरा तो ऐसे बीच में मिला हुआ था, KPK था और सिंध था। KPK की अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो उसका जो सबसे बड़ा रिजर्वेशन था ना, जो उसका इख्तलाफ था वो ये था, वो कह रहा था कि नौशहरा जो इसका सिटी है KPK का वो डूब जाएगा इससे। हालांकि अगर आप देखें कि इसको अगर हम पहला ही इसका देखें कि 925 फीट जो है ये सी लेवल से ऊंचा होना था, जबकि नौशहरा 940 फीट ऊंचा है, यानी 15 फीट नौशहरा सिटी इससे ऊंचा था, तो वो कैसे डूब जाता। फिर जब इन्होंने उसको रीडिज़ाइन किया तो 915 फीट रह गया सी लेवल से ये डैम, जबकि नौशहरा डेफिनेटली 940 पे ही था। तो अब यहाँ 25 फीट का फिर गैप आ गया। तो अब मुझे नहीं पता समझ आती कि अगर एक चीज़ यहाँ से पानी के लेवल से 25 फुट ऊंची है तो वो कैसे डूब सकती है। बहरहाल उनकी रिजर्वेशन थी, वो कैसे पैदा हुई उसमें एक कन्फ्यूजन है कि जब ये डैम बन रहा था ना, तो ज़ाहिर आपको पता है ना कि साइट किस लेवलिंग होती है और सर्वे होता है, और उसमें जब आप सर्वे करते हैं या लेवलिंग करते हैं, कि लेवलिंग बेसिकली इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेवलिंग और सर्वे में। सर्वे होता है कि आप देखते हैं कि इस एरिया में कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ वाक़ है और कितने फासले पे वाक़ है। जो लेवलिंग होती है वो एक डिफरेंट टूल, थोडोलाइट उसको बोलते हैं, वो उससे की जाती है, ये इंजीनियरिंग टर्म में है, उससे की जाती है। वो बेसिकली वो चेक करते हैं कि जो इसका यानी हाइट कितनी है, ये जो पॉइंट है इसका किसी बेंचमार्क से लेके यहाँ तक जो दूसरा पॉइंट है उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट मेजर की जाती है। तो बेसिकली उस वक्त ये जो इंजीनियरिंग की टीम थी वो नौशहरा के इर्द गिर्द लेवलिंग कर रही थी, और लेवलिंग करने के लिए एक RL होता है, ये भी एक इंजीनियरिंग टर्म है कि वो बेंचमार्क, आपने देखा होगा कि पुराने आप ब्रिज वगैरह देखे ना बने हुए, तो उन पे एक RL लिखा होता है, RL समथिंग आगे वर्ड लिखे होते हैं, तो ये वो कोड वर्ड होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्रिज बना हुआ है इसमें जो मैक्सिमम पानी की कैपेसिटी आएगी या हाइट आएगी उसकी, वो इतनी आएगी फलां जगह से, वो किसी बेंचमार्क से आएगी। तो इस तरह का वो जब कर रहे थे तो डेफिनेटली जगह जगह जाके वो डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट जगह होती है वहाँ से वो निशान लगा रहे थे, निशानदेही कर रहे थे, नंबरिंग कर रहे थे। तो वहाँ से लोगों ने सोचा या उनको कंफ्यूज हुए कि ये शायद ये उन जगह पे निशान लगाए जा रहे हैं, ये डूब जाने हैं, यानी जो उस डैम के अंदर आ जानी है या वो डूब जानी है, तो उन जगहों की निशानदेही की जा रही है। तो वहाँ से एक मूवमेंट चल गई कि जी ये नौशहरा तो पूरा डूब जाएगा, तो वो इस तरह ये डिस्प्यूटेड हो गया। और इसमें कोई ऐसा कोई टेक्निकलिटी या कोई नहीं थी, बस बाकी उसके बाद आपको पता है सियासी पार्टियां बीच में आ जाती हैं जो इस मुल्क में के साथ, यानी मुल्क का बेनिफिट नहीं देखती, वो कंट्री के साथ गद्दारी करती हैं, किसी और की बात सुनती हैं। दूसरे अल्फाज में आप कह लें ये ऐसी हरामखोर बतखें होती हैं कि जो खाती तो इस मुल्क का है और अंडा कहीं जाके और देती हैं। अब आ जाते हैं एक सिंध का रिजर्वेशन। क्या सिंध की इससे भी वीक है। सिंध की ये है कि जब आप डैम बना लेंगे तो पूरा पानी इधर सारा आप इकट्ठा कर लेंगे तो पानी आगे का है, वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, इसका एक था कंसेप्ट ही रॉन्ग है। आपको पता है कि जो इंडस रिवर है सालाना 146 मिलियन एकड़ फीट पानी, मिलियन एकड़ फीट नहीं, 146 मिलियन एकड़ पानी जो है वो इस इंडस रिवर से सालाना गुजरता है। और हम उसको इकट्ठा कितना कर सकते हैं, प्रिजर्व कितना कर रहे हैं, आज भी हम 25-26 से कम है, यानी मोर देन 100 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो सीधा समुद्र में चला जाता है बगैर यूज के। तो अगर ये डैम बन भी जाता तो उसने कितना इकट्ठा कर लेना था, यानी 8 से कर लेता या 6 कर लेता, तो बाकी तो फिर भी। दूसरा ये है कि इनका जो आखिरी बराज है कोटरी बराज, ये भी उनका सेकंड था, यानी रिजर्वेशन, एक और रिजर्वेशन थी कि जो कोटरी बराज से पानी अगर वो जितना चाहिए उतना नहीं गुजरेगा तो वो जो समुद्र का डेल्टा का एरिया होता है वो पूरा बंजर हो जाएगा, उसमें वो सीपेज ऊपर आ जाती है, साल्ट ऊपर जाते हैं। तो जाहिर है ये एक बात तो ठीक है, लेकिन वो होना कैसे नहीं था कि वो लॉजिकली गलत थी कि
आम हालात में कोटरी बराज से सालाना कोई 40 से 47 या 50 यानी 40 से 50 आप कर लें, इतने मिलियन एकड़ फीट पानी समुद्र में गिरता है। और फर्ज कर लें कि अगर ये डैम बन भी जाता तो कितना रह जाता पीछे, 35 से 40 रह जाता अगेन। तो चाहिए कितना उस डेल्टा को, जो ज़रूरत के मुताबिक है या जितना मिनिमम पानी जो वहाँ से गुजरना ज़रूरी है वो सिर्फ 7 मिलियन एकड़ फीट है, 7 से 8 कर लें तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना, यानी एक बोंडा किस्म का एक रिजर्वेशन थी जो बिल्कुल ही इलॉजिकल थी। तो ये इस चीज़ों की वजह से ये सारा मतलब प्लान ही चौपट हो गया, हालांकि पाकिस्तान को इसका बड़ा बेनिफिट मिलना था। और मुझे मुशर्रफ की वो बात याद आ रही है 2006 में, या उसने बोली थी या 7-5 में उसने कोशिश की थी वैसे ये बनाने की, चूँकि वो एक डिक्टेटर था, उसके साथ जो जिस बैसाखियों के खड़ा था वो भी इधर उधर से उसने की हुई थी। तो वो सारी अगर निकल जाती अगर ये डैम बनाता, तो उसने फाइनली तंग आके यही अल्फाज बोले थे कि अगर ये डैम नहीं बनेगा तो हम मारे जाएंगे। तो मुझे तो यही लग रहा है कि हम ऑलमोस्ट मारे ही जा रहे हैं आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है। तो बहरहाल ये इसकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री थी। और बलूचिस्तान का तो बिल्कुल ही कोई यानी रिजर्वेशन है ही नहीं कि जी ये ठीक है जी ये 2 सूबे नहीं चाह रहे तो मैं भी नहीं चाह रहा, ये क्या रिजर्वेशन हुई। तो लास्ट पे अगेन आपसे दरख्वास्त था कि आप दुआ भी करें इस डैम के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।